तो मैं इस मंच के माध्यम से पूरे पूनिया परिवार को जो यहाँ हम सब के बीच उपस्थित है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मंच के माध्यम से। और इस मंच को, इस आंदोलन को आर्थिक सहयोग के रूप में भी आप 1 लाख रुपया आज इस मंच को, इस आंदोलन को देने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारी कमेटी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य बापू राज सिंह जी और मांगड़ जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मलिक साहब उपस्थित हैं, वो राशि को ग्रहण करने हमारे बीच में हम सब, हमारे संरक्षक जसवंत सिंह पूनिया जी और अजीत पूनिया जी और पूनिया परिवार के जो सदस्य आए हैं सभी से निवेदन है कि वो जो धनराशि इस आंदोलन को दे रहे हैं वो ग्रहण कर ले और साथ ही अपने आशीर्वचन से हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए भी मैं जसवंत सिंह पूनिया जी जो हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा सामाजिक नाम है, कोई भी सामाजिक मुद्दे हो, राजनीतिक मुद्दे हो, पूरे तराई क्षेत्र के आपका उसमें सहयोग रहता है, हर समाधान का आप हिस्सा रहते हैं, हर समस्या के समाधान का आप हिस्सा बनते हैं। जसवंत सिंह पूनिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करेंगे। हमारे अति सम्मानीय किसान भाइयों, हमारे बुजुर्गों, माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथी और यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकारगण, जिनकी वजह से आज घर घर में बैठे हुए किसानों तक कुछ यहाँ की झलकियाँ पहुँच जाती हैं, वरना तो सरकार ने मीडिया को भी बैन लगा रखा है किसानों के प्रति अच्छी बातें दिखाने के लिए। जो किसानों ने नहीं भी किया होता है वो भी उनके नाम पर लगाकर दिखाया जाता है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों का इतने दिनों से यहाँ पर योगदान रहा है, आप सब ने यहाँ पर बहुत ठंड में भी रातें काटी हैं, बारिशों का भी दौर रहा और मैं समझता हूँ कि ये ऊपर वाला भी किसानों से उनकी जो सहनशीलता की परीक्षा लेना चाह रहा था या इस सरकार को बता देना चाह रहा था कि जो किसान यहाँ पर बैठा हुआ है वो रात की सर्दियों में भी अपनी गेहूं को पानी लगाता है, अपने खेतों में रहता है, उस वक्त भी उसके ऊपर कोई छत नहीं होती। वो मैं समझता हूँ कि भगवान भी सरकार को उस बारिश के माध्यम से बताना चाहता था। मैं समझता हूँ कि सरकार की समझ में आ जाना चाहिए था। आज हमारी कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है, हम सब यही चाहते हैं कि जो 3 कानून सरकार ने हम किसानों का नाम लेकर बनाए गए हैं, जो बनाए हुए हैं और जो कि हमारे किसानों के लिए न होकर चंद पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं, हम लोग बहुत समय से MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते आए हैं। सरकार उसको भी बहुत देर से जाके डिक्लेयर करती है, जब गेहूं का सीजन आता है या गन्ने का आता है, बहुत देर में जाके उसको बताती है कि कितना इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा। लेकिन आज आप सब लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हमारी, कम से कम कितना हमें उसका दाम मिलना चाहिए, इसका तो एक निर्धारण होना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद जो भी हमारे प्रोडक्ट, जितना भी हम लोग पैदा करते हैं, उनको लेकर जब वो मार्केट में बेचता है तो उसका भी एक दाम फिक्स होना चाहिए कि उस दाम से ज्यादा कुछ चीज को मार्केट में न बेचा जाए, और अगर उससे ऊपर बेचता है तो उसका अंश उसी मात्रा में, उसी परसेंटेज में किसानों को भी मिलना चाहिए।
ये मेरा मानना है। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। मेरे पिताजी भी फौज में काम करते थे। जब मुल्क आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने भाषण दिया लाल किले पर, तो नेहरू जी ने वहां भाषण दिया कि भी हमें किसानों की ज्यादा जरूरत है, हमें जवानों की इतनी जरूरत नहीं है, हमें फौज की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि हमें किसान की जरूरत है। भाइयों, उस वक्त में गेहूं बहुत कम लोग खा पाते थे। जो हमारे गरीब मजदूर, हमारे गरीब किसान, वो गेहूं पैदा जरूर कर लेते थे, लेकिन मजबूरी में उनको अपना गेहूं जो था वो बाजार में बेचना पड़ता था, क्योंकि उनको अपना गुजारा करने के लिए वो बाजरा की, मक्का की रोटी खाकर भी गुजारा कर लेते थे, लेकिन अपना उगाया हुआ अनाज वो देश के लिए दे दिया करते थे। मुझे आज भी याद है, उस वक्त में एक मैक्सिकन गेहूं आई थी नेहरू जी के टाइम में, अमेरिका से मंगवाई गई थी। तो मैं काफी छोटा था, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, काफी लंबा दाना उसका होता था और काफी गहरे भूरे रंग में होती थी। और उसी के साथ ही एक ये मैसेज भी आया था कि ये गेहूं वहां पर जानवरों को खिलाने के काम आती है। लेकिन मजबूरी थी उस वक्त की, उस सरकार की मजबूरी थी, उन्हें वो गेहूं भी यहां पर इंसानों के खाने के लिए लगाना पड़ा। नेहरू जी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उनको भी पता था कि ये किसान जब तक जिंदा रहेगा हम लोग जिंदा रहेंगे, हमारे किसान जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक इस देश की उन्नति नहीं हो सकती। उन्होंने भी जय जवान और जय किसान का नारा देकर, क्योंकि उस टाइम तक 2 लड़ाइयां हो चुकी थी, एक 62 की और 65 की उनके समय में हुई, तो उनको पता था कि जितनी हमारे बॉर्डर पर जवानों की जरूरत है, जितनी अहमियत उनकी है, उससे ज्यादा हमारे किसानों की भी है। इसलिए उन्होंने दोनों को भाई भाई का रूप देकर जय जवान जय किसान का नारा दिया। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आई, तो उन्होंने भी देखा कि भी इस और बीच में मैं भूल गया, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में उन्होंने सोमवार का व्रत रखने के लिए लोगों को कहा। उस वक्त के प्रधानमंत्री ऐसे होते थे जिनकी बात पे लोग यकीन करते थे और उस पर अमल भी करते थे। मुझे याद है उस टाइम में सोमवार के दिन सभी होटल, जबकि कोई भी व्यापारी जिसका कोई भी होटल हो, चाहे कोई व्यापार हो, वो एक दिन के लिए हफ्ते में बंद नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी एक बात पर उस वक्त में सभी होटल बंद रहा करते थे। और हमारे जो भारतवासी थे वो उनकी बातों को ध्यान में रखकर सोमवार का व्रत भी रखना चाहते थे और रखते थे। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जो रेल के पटरियां हैं, उस वक्त में बहुत ज्यादा जमीनें रेल की पटरियों के बराबर छोड़ी जाती थी। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि आप इसमें से 1 इंच जगह भी मत छोड़िए और जहां तक आप हो सकते हैं इसको बोलिए। और उसका नतीजा ये निकला कि हम लोग अपना अनाज जो था वो हिंदुस्तान में पैदा करने लगे और हमें बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं एक दाना भी बाहर से अनाज का नहीं मंगवाऊंगा, मुझे यहाँ के किसान पैदा करके दें। उस वक्त में किसानों ने इतना उनकी बात का असर उनके ऊपर हुआ कि उन्होंने यहीं पर मेहनत की, दिन रात अपनी जमीनों को और ठीक किया और उसमें उन्होंने अच्छे से अच्छा अनाज, अच्छे से अच्छा बीज डालकर देश के लिए अनाज पैदा किया। मैं ये बातें तब आपको बताना चाह रहा हूँ कि भी ये हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री रहे, उनके दिनों में किसान के लिए क्या इज्जत होती थी, और आज जब किसान हमारे यहाँ के लोगों के लिए अनाज पैदा करने से ज्यादा बाहर भेजने के लिए भी पैदा करने लग गया है, तो आज के प्रधानमंत्री जी को लगता है कि भूख लगने से हट गई। उनको ये लगने लगा कि आज हम अगर इन किसानों से जमीन लेकर पूंजीपतियों को दे देते हैं तो शायद हमारा किसान जो है वो उनको आराम से अपनी जमीनें दे देगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ये भूल जाइए कि ये किसान अपनी जमीन दे देगा आपको। जमीन हमारी किसानों की मां होती है
और मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी माँ किसी दूसरे बंदे के हवाले कर दे। इसलिए मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे भी हम लोग हैं तन मन और धन से, उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर पूरा सहयोग देना चाहिए। और जो हम लोगों की लड़ाई है मिनिमम फ्रूट प्राइस की, क्योंकि हमें कम से कम मिलता है और उसके लिए भी हमें लड़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो जब बेच रहे हैं उसको भी हमें देखना है। आज की तारीख में शिमला से आ रहा है आपका सेब। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम सेब नहीं भी खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। हमें ऐसे अडानियों का उस पर स्टिकर लग के आ रहा है। आज वहाँ पर पता लग रहा है कि जब अडानी ने वहाँ के बागों को पहले लेना शुरू किया तो वहाँ के लोगों का उन्होंने 20 रुपए किलो में सेब लेना शुरू किया था। आज वहाँ पर 6 रुपये रेट मिल रहा है और जो बंदा उनको नहीं बेचना चाहता उसका सेब यहीं पर सड़कर खराब होता जा रहा है। तो मेरे भाइयों, यही स्थिति हमारे अनाजों की, हमारी सब्जियों की, हमारे फलों की, सभी की होने वाली है। अगर हम लोग आज जैसे किसान ज्यादा हुआ है लेकिन इसको हमें खत्म नहीं होने देना है। इसमें हम घर भी जा सकते हैं, वापस भी आना है, फिर जाना है, फिर आना है। और ये नहीं कहना है कि हम एक बार हो गए या 2 बार होके चले गए हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर बैठे हुए किसान भाइयों को कितना चंदे की जरूरत है, कितना पैसे की जरूरत है। कोई भी काम बिना पैसे के नहीं चलता, बिना खाने के नहीं चलता। जब तक हम लोगों को यहाँ अनाज खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, उठ भी नहीं पाएंगे और इनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। यहाँ पर मंच पर बैठे हुए मैं सभी जितने हमारे किसानगण आए हुए हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। और खास तौर से बालवा जी, जैसे उन्होंने हमारे परिवार के बारे में बताया है, तो मैं आज फख्र महसूस करता हूँ कि बालपुर में हमने जिस आदमी को लीडर चुना हुआ है वो अच्छे सही मायने में यहाँ आकर उसको हमें पता लगा कि वो लीडर के रूप में हमने सही आदमी को चुना हुआ है। क्यों? जिस दिन टकैत जी के साथ में यहाँ पर पुलिस ने अभद्रता करने की कोशिश की, उस दिन भी हम बाजवा साहब बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए थे और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनके साथ रहकर ये एहसास कराया कि ये बाजपुर के लोग आपके साथ तन मन धन किसी भी तरह से हर वक्त खड़े मिलेंगे। मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ। एक बार महेंद्र सिंह टकैत जी बाजपुर के कुछ काशीपुर के किसानों की जमीन सरकार ने छीनी थी, तो उस वक्त में भी 30-35 हजार बंदा लेकर महेंद्र सिंह टकैत जी काशीपुर में धरना उन्होंने लगाया था और अपनी बातें मनवा कर ही वहां से लौटे थे। तो आज उनके बेटे राकेश टकैत जी हैं, मैं उनका भी भाषण सुनता रहता हूँ। उनकी कोई भी भाषण हम लोग नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से दिया हो, और देखते रहते हैं कि ये व्यक्ति जो आज हमारे किसानों का मुखिया बनकर खड़ा है। मैं समझता था कि शायद महेंद्र सिंह टकैत जी के बेटों में उतना दम ना हो, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं, सीना ठोक के कह सकते हैं कि उनके भीतर भी वही ताकत, वही शक्ति, वही जगह ये उनके अंदर भी पूरा भरा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाजवा साहब का और बाकी हमारे किसान जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं, यहाँ जितने भी हमारे भाई आके आए हुए हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दे रखा है, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपसे फिर भी उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, रहें और अपने गांव में, अपने पड़ोस में भी सब लोगों को यहाँ आने के लिए उकसाना ही कहूँगा मैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हमारे जैसे लोग भी घर बैठे रहते हैं, वो कहता है ठीक है यार बहुत लोग हैं वहाँ पे, ज़्यादा जाके भी क्या करेंगे। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि यहाँ बिल्कुल हम लोग संसद के बहुत नज़दीक हैं। जब तक हमारी आवाज़ इनके घरों के कानों तक नहीं पहुँचेगी, ये लोग नहीं उठेंगे, ना ये जागेंगे और ना ये हम लोगों की बात मानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।